मूवी की शुरुआत उस टाइम होती है जब दुनिया पर बेहद ताकतवर और खतरनाक एप्स का राज होता है। उन्होंने इंसानों को शहरों से निकालकर घने जंगलों में रहने पर मजबूर कर दिया होता है। इंसानों की तादाद इतनी कम रह गई होती है कि वो जमीन पर मिटने के करीब पहुंच चुके होते हैं। इस दुनिया में सिर्फ एप्स का राज चलता है। ये बड़े और ताकतवर एप्स कमजोर कबीलों पर हमला करते हैं, कई एप्स को बेरहमी से मार देते हैं और जो बच जाते हैं उन्हें जिंदा पकड़कर गुलाम बना लेते हैं। इसके बाद हम 3 जवान एप्स को एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ते हुए देखते हैं जहां कभी इंसान रहा करते थे। ये तीनों बाज के घोंसलों तक पहुंचकर उनके अंडे चुराने वाले होते हैं। जब वो घोंसले तक पहुंचते हैं तो तीनों वेट करने लगते हैं ताकि मादा बाज घोंसले से दूर चली जाए। जब बाज उड़ जाती है तो वो घोंसले की तरफ बढ़ते हैं, मगर घोंसले के अंदर 3 अंडे होते हैं। तब नोआ अपने दोस्त अनाया और सोना को याद दिलाता है कि कबीले की रवायत के मुताबिक घोंसले में कम से कम एक अंडा जरूर छोड़ना होगा, इसलिए नोआ के हिस्से में कोई अंडा नहीं आता। अनाया और सोना परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगर नोआ को अंडा ना मिला तो उनके कबीले वाले उसे नालायक और कमजोर समझेंगे। इस कबीले की रवायत के मुताबिक हर जवान एप को एक बाज पालना होता है। वो उसे बचपन से पालता है और फिर वो बाज सारी जिंदगी उसका वफादार साथी बन जाता है। इसी वजह से नोआ बहुत ज्यादा परेशान होता है। इसी दौरान नोआ की नजर एक और घोंसले पर पड़ती है जो बहुत ज्यादा बुलंदी पर होता है, लेकिन नोआ बुलंदी से बिल्कुल नहीं डरता क्योंकि उसे हर हाल में अंडा लाना होता है। वो जैसे तैसे करके उस घोंसले के करीब पहुंच जाता है, लेकिन जब वो अंडा उठाने लगता है अचानक बाज वापस आकर उस पर हमला कर देती है। अंडे के चक्कर में नोआ का पांव फिसल जाता है और वो तेजी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन लास्ट सेकंड में वो एक शाख पकड़कर अपनी जान बचा लेता है। मौत के इतने करीब पहुंचने के बावजूद वो अंडा चुराकर बहुत ज्यादा खुश होता है। जब वो वापस अपने घोड़ों के पास आते हैं तो नोआ को पता चलता है कि उसके घोड़े पर रखी चादर गायब है। तभी वो पेड़ों के दरमियान एक अजीब चीज को भागते हुए देख लेते हैं। वो फौरन उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो चीज एक सुरंग में घुसकर गायब हो जाती है और चादर वहीं छोड़ देती है। वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने सुरंग के बारे में खौफनाक कहानियां सुनी होती हैं। जब वो चादर को देखते हैं तो उस पर ताजा खून लगा होता है। हैरत की बात यह थी कि यह खून किसी इंसान का होता है। ये देखकर तीनों घबरा जाते हैं और उस चादर को उठाकर वापस कबीले चले जाते हैं। गांव पहुंचते ही छोटे एप्स उनके गिर्द जमा हो जाते हैं और अंडे देखने की जिद करने लगते हैं। उसके बाद नोआ अपनी माँ से मिलता है जो उसकी कामयाबी पर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे लगता है कि इस कबीले का अगला सरदार नोआ बनेगा। फिर नोआ अपने बाप के पास जाता है जो बाजों की देखभाल कर रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि नोआ सबसे ऊंचे घोंसले तक गया था तो वो भी काफी खुश होता है, लेकिन जब नोआ उसे चादर दिखाता है तो कोरो फौरन पहचान लेता है कि यह इंसान का खून है। वो नोआ को एक जरूरी बात बताता है कि इंसान अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए और वो अब भी इस दुनिया में जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। कोरो जानता था कि इंसान एप्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर उन्होंने अब कुछ न किया तो इंसान उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। फिर कोरो अपने खतरनाक जंगजुओं को भेजता है ताकि वो उस इंसान को पकड़कर खत्म कर सके। रात के वक्त नोआ कुछ काम कर रहा होता है, तब उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो झोपड़ी में जाकर देखता है तो उसे एक लड़की नजर आती है। जैसे ही लड़की उसे देखती है वो फौरन भाग जाती है। नोआ भी उसके पीछे भागता है, लेकिन वो लड़की घने जंगल में गायब हो जाती है। लेकिन इसी हलचल में उस लड़की ने नोआ का अंडा तोड़ दिया होता है। यह देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि रस्म शुरू होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी होते हैं। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि हम सब मिलकर अगले साल का वेट करेंगे, लेकिन नोआ अगले साल का वेट नहीं कर सकता था, इसलिए वो नया अंडा ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। मगर इस बार उसका सामना एक खौफनाक मंजर से होता है। उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं। जब वो पास जाकर देखता है तो हर तरफ लाशें बिखरी होती हैं। अचानक उसे अपने कबीले का सिपाही बुरी हालत में मिलता है। वो मुश्किल से सांस लेते हुए नोआ को फौरन भागने का कहता है और चंद लम्हों बाद दम तोड़ देता है। कुछ देर बाद नोआ को कई एप्स की आवाजें सुनाई देती हैं। वो पेड़ों के पीछे छुप जाता है और उसे एक बागी ग्रुप नजर आता है जो नोआ की तरफ आ रहा होता है। इस ग्रुप का लीडर सिल्वा होता है। सिल्वा के साथी बताते हैं कि एक सिपाही ने उनके 2 लोग मार दिए थे और वो एक लड़की को ढूंढ रहे थे। सिल्वा को लगता है कि वो लड़की नोआ के कबीले में छुपी हुई है और वो भी उसे पकड़ना चाहते थे क्योंकि उस लड़की ने उनका खाना चुराया था। इसी दौरान सिल्वा की नजर नोआ के घोड़े पर पड़ती है। वो अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक से उसे डरा देता है। डरा हुआ घोड़ा सीधा कबीले की तरफ भागने लगता है और सिल्वा अपने साथियों के साथ उसका पीछा करने लगता है। नोआ फौरन समझ जाता है कि उसका कबीला खतरे में है। वो पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन नोआ की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है। वो
पूरे रास्ते भागता रहता है और जब थका हारा अपने कबीले तक पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा गांव आग में घिरा होता है। दुश्मन एप्स ने हमला करके कई लोगों को कैद कर लिया होता है, जबकि कई एप्स कत्ल हो चुके होते हैं। नोआ अपनी माँ और दोस्तों को बचाने की कोशिश करता है और उनके हाथ खोल देता है। फिर वो अपने बाप कोरो के पास जाता है और उसके बाजों को खोलने लगता है ताकि वो बाजों को दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। लेकिन इसी दौरान सिल्वा उनके सामने आ जाता है। वो कोरो को अपने सामने झुकने का कहता है, लेकिन कोरो उस पर अटैक कर देता है। दोनों के दरमियान एक जबरदस्त और दिल दहला देने वाली लड़ाई शुरू होती है, लेकिन सिल्वा बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और वो कोरो को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। नोआ अपने बाप को बचाने की कोशिश करता है, इसलिए सिल्वा नोआ पर जबरदस्त अटैक करता है और उसे नीचे गिराकर मारने की कोशिश करता है। तब उसका बाप उसे बचाने आ जाता है, लेकिन सिल्वा इस बार इतना खतरनाक अटैक करता है कि उसके बाप की हड्डियों तक तोड़ देता है और फिर नोआ को उठाकर बाहर फेंक देता है। लेकिन नोआ एक तार को पकड़कर बच जाता है। तब सिल्वा उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और वो टकराता हुआ सीधा नीचे जा गिरता है। अगली सुबह जब नोआ की आंख खुलती है तो वो बुरी तरह से जख्मी होता है, लेकिन जब वो अपना कबीला देखता है तो उसकी दुनिया बदल चुकी होती है। पूरा कबीला तबाह हो चुका होता है। हर तरफ खामोशी और बर्बादी के निशान नजर आते हैं और उसके कबीले के लोग गायब होते हैं। फिर नोआ को अपने बाप कोरो की लाश नजर आती है। वो उसके पास बैठकर रोने लगता है। अपने बाप को दफनाने के बाद नोआ उनकी कब्र के सामने खड़ा होकर वादा करता है कि वो उनके कातिल से जरूर बदला लेगा और अपने कबीले को दोबारा वापस लेकर आएगा। उस वक्त कोरो का बाज सूर्या भी वहीं होता है और अपने मालिक को अलविदा कहकर चला जाता है। उसके बाद नोआ को एक इलेक्ट्रिक स्टिक मिलती है। वो स्टिक उठा लेता है और अपने घोड़े पर सवार होकर सिल्वा और उसके बागी ग्रुप की तलाश में निकल पड़ता है। वो जंगल वाली सुरंग तक पहुंचता है और उनके कदमों के निशान देखकर समझ जाता है कि वो लोग सुरंग के दूसरी तरफ गए हैं। इस सुरंग की दूसरी तरफ जाना मना होता है, मगर नोआ अपने कबीले की वजह से उन निशानात का पीछा करता हुआ सुरंग की दूसरी तरफ पहुंच जाता है, जहां एक बिल्कुल वीरान शहर होता है। जर्नी के दौरान उसे अपनी माँ का दुपट्टा मिलता है। नोआ समझ जाता है कि वो सही रास्ते पर है। नोआ दुपट्टा अपने पास रख लेता है, मगर अचानक मौसम खराब हो जाता है, इसलिए वो जंगल में रुकने का फैसला करता है। अगली सुबह जब नोआ की आंख खुलती है तो उसे फिर सूर्या नजर आता है, जो उसका पीछा कर रहा होता है। नोआ उसे अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन सूर्या को नोआ पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता और वो उड़कर दूर चला जाता है। नोआ अकेला अपनी जर्नी जारी रखता है और कई घंटों के सफर के बाद उसे दूर कहीं धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। वो उस धुएं की तरफ बिल्कुल खामोशी से आगे बढ़ता है, लेकिन वो एक ट्रैप होता है। आखिरी लम्हे नोआ दरख्त की शाखों में फंस जाता है और आग में गिरने से बाल बाल बचता है। वो बड़ी मुश्किल से खुद को शाखों से निकालता है। तभी उसके सामने एक एप आता है जिसका नाम राका होता है। राका उसे सिल्वा का आदमी समझ रहा होता है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रिक स्टिक होती है, लेकिन नोआ उसे बताता है कि सिल्वा ने उसके कबीले के लोगों को अगवा कर लिया है, इसलिए वो अपने लोगों की तलाश में निकला है और उनसे अपने बाप का बदला लेना चाहता है। ये सुनकर राका उस पर भरोसा कर लेता है। वो नोआ को अपने ठिकाने का राउंड लगवाता है और राका उसे बताता है कि वो यहाँ अपने कबीले के साथ रहता था, लेकिन एक दिन सिल्वा ने आकर उन पर अटैक कर दिया और सबको कत्ल कर दिया। राका उसे बताता है कि उसका ताल्लुक एप्स के सबसे बड़े कबीले सीजर से है। नोआ हैरान होकर बताता है कि उसने सिल्वा को सीजर का नाम लेते सुना था। तब राका नोआ को समझाता है कि सिल्वा का लीडर प्रॉक्सिमस सीजर है, जो सीजर के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वो नोआ को बताता है कि बहुत से एप्स असल सीजर और उसकी कुर्बानियों के बारे में कुछ नहीं जानते। सीजर वो लीडर था जिसने दुनिया भर के एप्स को इकट्ठा किया। फिर राका नोआ को सीजर का लॉकेट दिखाता है और कहता है कि ये उसे अपने आबाओ अजदाद से वर्षे में मिला है। उसके बाद वो कुछ किताबें निकालता है और बताता है कि ये सब सीजर की सबसे कीमती विरासत है। अचानक नोआ की नजर दीवार पर बनी इंसानों की तस्वीर पर पड़ती है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी किसी इंसान को नहीं देखा होता। राका उसे बताता है कि एक जमाने में इंसान और एप्स एक साथ रहते थे। वो नोआ को ये भी बताता है कि सीजर ने कहा था कि अगर कभी किसी इंसान को मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद नोआ अपने घोड़े के पास जाता है, लेकिन फिर वो उस लड़की को अपने घोड़े के पास देख लेता है। वो उस पर चिल्लाता है और लड़की डर जाती है। राका को नोआ का ये रवैया पसंद नहीं आता। नोआ कहता है कि यही लड़की इन तमाम मुसीबतों की वजह बनी है। फिर राका और नोआ उस लड़की को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में राका नोआ को समझाता है कि उन्हें इंसानों की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो कमजोर हो चुके हैं और उनकी तादाद भी बहुत कम रह गई है। रात होने पर नोआ और राका जंगल में रेस्ट करने के लिए रुकते हैं और खाना खाने लगते हैं, मगर अचानक वो लड़की दोबारा उनके सामने आ जाती है। राका उसकी तरफ कुछ सेब फेंक देता है। वो लड़की बहुत ज्यादा भूखी होती है, इसलिए वो फौरन सेब उठा लेती है। राका समझ जाता है कि वो उनका पीछा सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि वो कई दिनों से भूखी थी। फिर राका देखता है कि लड़की सर्दी से कांप रही है,
इसलिए वो नोआ की माँ का दुपट्टा उसकी तरफ फेंक देता है ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। फिर वो दोनों इस लड़की का नाम अनाया रख देते हैं क्योंकि उन्हें इस लड़की का असल नाम मालूम नहीं होता। रात को जब राका सो जाता है तो नोआ घूमते हुए एक बहुत बड़े टेलीस्कोप के पास जाता है और इस टेलीस्कोप के अंदर देखने लगता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पहली बार स्पेस नजर आता है। कुछ देर बाद अनाया भी वहाँ आ जाती है। इस बार नोआ उसे कुछ नहीं कहता। अनाया भी टेलीस्कोप में देखती है और वो भी नोआ की तरह हैरान रह जाती है। अगली सुबह नोआ राका को बताता है कि ये लड़की बहुत समझदार है और बिल्कुल हमारी तरह सब कुछ समझ सकती है, लेकिन राका उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तब दोनों फैसला करते हैं कि वो अनाया को इस खतरनाक जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो पास जाकर देखते हैं तो उन्हें कुछ इंसान नजर आते हैं जो बहुत ही जंगली तरीके से पानी पी रहे होते हैं। अनाया उन्हें उदासी से देख रही होती है, लेकिन नोआ फिर अकेला ही अपनी जर्नी पर निकलने लगता है। तब राका उसके पास आता है और उसे अलविदा करता है। वो उसे सीजर का लॉकेट दे देता है ताकि वो उसे याद रखे। ये मोमेंट दोनों के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। राका फैसला करता है कि वो इंसानों के साथ रहकर उनकी मदद करेगा। नोआ अभी थोड़ा ही दूर गया होता है कि नदी के पास सिल्वा और उसके साथी आ जाते हैं और इंसानों पर फुल फ्लेज्ड अटैक कर देते हैं और उनका जानवरों की तरह शिकार करने लगते हैं। इसी हलचल में अनाया राका से बिछड़ जाती है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। सिल्वा यहाँ पर सिर्फ अनाया को ढूंढने आया होता है। जैसे ही उन्हें अनाया नजर आती है वो सब उसका पीछा करने लगते हैं। अनाया खेतों में छुप जाती है और सिल्वा के आदमी उसे ढूंढने लगते हैं। दूर खड़ा नोआ ये सब देख रहा होता है और तेजी से अनाया की तरफ आता है। वो अनाया को जोर जोर से बुलाने लगता है। तब अनाया भी उसे जोर से पुकारती है, मगर इसी लम्हे सिल्वा भी फुल स्पीड से अनाया की तरफ आने लगता है। इससे पहले कि सिल्वा अनाया तक पहुंच पाता, नोआ उसे जल्दी से अपने घोड़े पर बिठा लेता है और सिल्वा को घोड़े से गिरा देता है। तब राका भी वहां आ जाता है और दोनों एप्स से लड़ते हुए वहां से भाग जाते हैं। जब वो सेफ जगह पर पहुंचते हैं तो नोआ राका को बताता है कि ये लड़की बोल सकती है और उसने मदद के लिए उसका नाम पुकारा था। राका पहले यकीन नहीं करता, लेकिन फिर वो हैरान रह जाता है जब लड़की खुद बोलती है और बताती है कि उसका असल नाम मे है। मे बताती है कि उसकी माँ ने मरने से पहले उसे नसीहत की थी कि वो कभी किसी अजनबी से बात ना करे ताकि अपनी जान बचा सके, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि नोआ और राका उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर मे उन्हें बताती है कि वो जानती है कि सिल्वा और उसका कबीला कहाँ रहता है, क्योंकि नोआ का कबीला भी वहीं कैद होता है। ये सुनकर राका कहता है कि अब तीनों को मिलकर नोआ के कबीले को बचाना होगा। अगले दिन वो अपनी जर्नी दोबारा कंटिन्यू करते हैं और एक पुराने पुल के पास पहुंचते हैं। वो सब पैदल चलकर उसे पार करने लगते हैं, मगर यहाँ सिल्वा ने जाल बिछाया होता है। सिल्वा और उसके साथी उन्हें घेर लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। एक एप मे पर अटैक करता है और उसे पानी में फेंक देता है। राका उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है और मे को किसी तरह बचा लेता है, मगर वो खुद पानी से बाहर नहीं आ पाता। तभी सिल्वा नोआ को पकड़ लेता है और वो उस रस्सी को काट देता है जिससे राका लटका हुआ होता है और वो तेज बहते पानी में बह जाता है। आखिर में सिल्वा और उसके साथी नोआ और मे को कैद करके अपनी दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ पर एप्स बड़े बड़े शिप्स में रहते हैं। जब एप्स नोआ और मे को शिप में ले जाते हैं तो सिल्वा मे को पकड़कर अलग कमरे में ले जाता है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि पूरा कमरा किताबों से भरा हुआ है। तभी उसके सामने ट्रेवथन नाम का एक बूढ़ा आदमी आता है। वो अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और बताता है कि वो एप्स के किंग प्रॉक्सिमस सीजर को पढ़ना लिखना सिखाता है और उसे रोमन हिस्ट्री बताता है ताकि वो समझ सके कि पूरी दुनिया पर कैसे रूल करना है। मे को ये बात पसंद नहीं आती और वो नाराज हो जाती है कि ट्रेवथन एप्स की मदद कर रहा है। दूसरी तरफ नोआ शिप से बाहर जाता है तो देखकर हैरान रह जाता है कि बहुत से एप्स समुद्र के पानी से बचने के लिए अपने कबीले के गिर्द एक बहुत बड़ा डैम बना रहे हैं ताकि पानी अंदर न आए और उनका कबीला डूबने से महफूज रहे। तभी सोना नोआ को पहचान कर उसके पास आती है और उसे माँ के पास ले जाती है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसी दौरान जोर जोर से ड्रम बजने लगता है। कुछ देर बाद प्रॉक्सिमस की एंट्री होती है। प्रॉक्सिमस बहुत ज्यादा फुर्तीला और चालाक होता है। प्रॉक्सिमस सब एप्स के सामने खड़ा होकर इमोशनल स्पीच करता है और सबको जोश दिलाता है। इसके बाद वो बंकर की तरफ इशारा करता है और हुक्म देता है कि इस बहुत बड़े और मजबूत खजाने के दरवाजे को हर हाल में खोला जाए। इसके बाद वो जंजीरें डालकर इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और सिल्वा किसी एक्सप्लोसिव पाउडर से दरवाजे को आग लगा देता है। तब सभी एप्स पूरी
पूरी ताकत से इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दरवाजा बहुत ज्यादा मजबूत होता है। मे ये सब देखकर परेशान हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि ट्रेवथन ने ही प्रॉक्सिमस को इस बंकर के बारे में बताया था। वो उसे समझाती है कि इस बंकर के अंदर बहुत खतरनाक और बहुत सी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मौजूद है। अगर ये सब एप्स के हाथ लग जाए तो वो जमीन पर बाकी बचे इंसानों को भी खत्म कर देंगे। लेकिन ट्रेवथन कहता है कि इंसान दोबारा प्रोग्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो अब सोच समझ नहीं सकते। दूसरी तरफ सिल्वा नोआ के पास जाता है और वो उसे प्रॉक्सिमस के पास ले जाता है। वहाँ मे और ट्रेवथन बैठे होते हैं। प्रॉक्सिमस नोआ से कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है क्योंकि तुम अपने बाप की मौत के बाद भी हिम्मत से खड़े रहे और एक इंसान के साथ वक्त गुजारा है, जिससे पता चलता है कि तुम एक इंटेलिजेंट एप हो। फिर प्रॉक्सिमस बताता है कि उसका सपना है कि एप्स भी इंसानों की तरह आगे बढ़े, इसीलिए वो इस बंकर को खोलना चाहता है ताकि अंदर मौजूद टेक्नोलॉजी और वेपन्स को हासिल कर सके। लेकिन मे उसकी बात काट कर कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब प्रॉक्सिमस उसे वो नक्शा दिखाता है जो मे के साथियों के पास उन्हें मिला था। वो बताता है कि मे और उसके साथी पहले भी यहाँ बंकर खोलने आए थे। उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी ताकि वो बंकर खोल दें, लेकिन उन्होंने मुकाबला किया और सब मारे गए। मे गुस्से में कहती है कि बंकर के अंदर जो कुछ भी है वो इंसानों का है और प्रॉक्सिमस को उस पर कोई अधिकार नहीं। लेकिन प्रॉक्सिमस जवाब देता है कि ये बंकर उसकी सल्तनत की हदूद में आता है, इसलिए अब ये उसकी मिल्कियत है। फिर प्रॉक्सिमस नोआ से पूछता है कि क्या मे ने उसे बंकर खोलने का तरीका बताया है। नोआ हैरान हो जाता है क्योंकि मे ने उससे कभी इस बारे में कोई बात नहीं की होती। इसके बाद प्रॉक्सिमस नोआ को साइड पर ले जाता है और नोआ से कहता है कि उसे कभी इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो बताता है कि वो इंसानों को सिर्फ इसलिए जिंदा रख रहा है ताकि वो उसे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना सिखा सके। फिर वो कहता है कि अगर नोआ उसकी मदद करे तो वो पूरी दुनिया पर रूल करेगा और सब इंसानों को खत्म कर देगा। नोआ खामोश रहता है और कोई जवाब नहीं देता। जब नोआ बाहर जाता है तो वो बहुत मायूस हो जाता है क्योंकि उसे अपने कबीले को बचाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। अचानक सूर्या उसके पास आकर उसके हाथ पर बैठ जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो कोरो के साथ करता था। इसी लम्हे नोआ के अंदर उम्मीद दोबारा जिंदा हो जाती है और उसे महसूस होता है कि अब वो अपने कबीले का लीडर बन चुका है। वो फैसला कर लेता है कि अब जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वो अपने कबीले को यहाँ से निकाल कर रहेगा। इसके बाद नोआ मे के पास जाता है। मे उससे माफी मांगती है और बताती है कि वो उन लोगों में से एक थी जो बंकर खोलने आए थे और अब उनमें से सिर्फ वो ही जिंदा बची है, इसीलिए वो डर रही थी और नोआ को सच नहीं बता सकी। नोआ उससे पूछता है कि वो बंकर से क्या ढूंढने आई है। मे बताती है कि उसे बंकर से ऐसी चीज चाहिए जिससे इंसान फिर से बोल सकें और उनकी खोई हुई ताकत उन्हें वापस मिल जाए, क्योंकि एक वायरस की वजह से बहुत से लोग अब बोल नहीं सकते थे। नोआ कहता है कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन एक शर्त पर। वो चाहता है कि मे डैम को तबाह कर दे ताकि प्रॉक्सिमस की एम्पायर खत्म हो जाए। मे उसकी बात मान लेती है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। नोआ अपने दोस्त अनाया और सोना के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है। वो दोनों उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। रात होने पर जब सभी एप्स सो जाते हैं तो नोआ, मे और उसके दोस्त चुपके से डैम की तरफ जाते हैं। मे वहाँ एक्सप्लोजिव्स लगाना शुरू कर देती है। तभी ट्रेवथन वहाँ आ जाता है और कहता है कि अगर वो डैम उड़ा भी दें तो प्रॉक्सिमस दोबारा एक और डैम बना लेगा। मे उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इनकार कर देता है और प्रॉक्सिमस को सब कुछ बताने के लिए वहाँ से जाने लगता है। मजबूरन मे उस पर अटैक कर देती है और उसका गला दबाकर उसे मार देती है। इसके बाद वो नोआ और उसके दोस्तों को एक खुफिया रास्ते से ले जाती है। तब समंदर की लहरें भी बहुत ज्यादा तेज होती हैं। वो किसी तरह उनसे बच जाते हैं और आगे उन्हें बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना होता है। वो जैसे तैसे करके उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और बंकर की छत तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वो सभी वेंटिलेशन शाफ्ट से नीचे जाते हैं। मे कंट्रोल रूम में जाकर बिजली चालू करती है, मगर तब बंकर के अंदर बहुत ज्यादा शोर भी होता है। मे नोआ और उसके दोस्तों को वहीं रुकने का कहती है। फिर वो कंट्रोल रूम में जाती है और उसे वहाँ पर कुछ गन्स भी मिलती हैं, मगर वो वहाँ से एक हार्ड ड्राइव ले लेती है जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता है। दूसरी तरफ नोआ एक कमरे में जाता है जहाँ उन्हें बच्चों की कुछ किताबें मिलती हैं जिनमें एप्स को पिंजरों में कैद दिखाया गया होता है। ये देखकर नोआ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे लगने लगता है कि शायद प्रॉक्सिमस कुछ हद तक ठीक कह रहा था कि इंसानों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। इसी दौरान मे वापस आती है और नोआ को बताती है कि वो बंकर का दरवाजा खोलने वाली है। वो उससे कहती है कि वो अपना कबीला लेकर फौरन यहाँ से निकल जाए क्योंकि वो डैम को उड़ाकर पूरी जगह को पानी में डुबो देगी। फिर मे दरवाजा खोल देती है, मगर जैसे ही बंकर का दरवाजा खुलता है तो वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि प्रॉक्सिमस पहले से ही बाहर उनका इंतजार कर रहा होता है। दरवाजा खुलते ही प्रॉक्सिमस बंकर के अंदर आता है और उसके अंदर मौजूद सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। वो नोआ पर इल्जाम लगाता है कि नोआ ने इंसानों पर भरोसा करके सबको धोखा दिया है। फिर वो नोआ को धमकी देता है कि वो सबके सामने सच बता दे कि वो दोनों मिलकर क्या प्लानिंग कर रहे थे। फिर उसका आदमी सोना को पकड़ लेता है,
मगर तब मे गन निकालकर उस एप को गोली मार देती है जिसने सोना को पकड़ा होता है। ये देखकर सारे एप्स यहाँ तक कि प्रॉक्सिमस खुद भी डर जाता है। प्रॉक्सिमस मे से पूछता है कि क्या बंकर के अंदर ऐसे और भी हथियार पड़े हैं। तब मे डैम को उड़ाने वाली होती है। उसी लम्हे नोआ समझ जाता है कि मे डैम को उड़ाकर बंकर और उसमें मौजूद सारी चीजों को खत्म करना चाहती है ताकि प्रॉक्सिमस कभी उन्हें इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। नोआ उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसका पूरा कबीला वहाँ होता है और वो सब मर सकते थे, लेकिन मे उससे माफी मांगती है और भागकर बम को एक्टिव कर देती है। अचानक बहुत बड़ा धमाका होता है और डैम टूट जाता है। समंदर का पानी तेजी से बंकर और पूरे एरिया में घुसना शुरू कर देता है। नोआ जोर जोर से चिल्लाता है और सब एप्स को बंकर के अंदर जाने का कहता है। कई एप्स टाइम पर अंदर नहीं जा पाते और पानी में डूबकर मर जाते हैं। नोआ सबको बंकर की छत पर जाने का कहता है, इसलिए वो सब तेजी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। नोआ के कबीले के कई लोग पानी में डूबकर मर चुके होते हैं। पानी तेजी से बंकर के अंदर भरने लगता है क्योंकि डैम पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। बंकर के अंदर जब नोआ सबको बचाने में लगा होता है, इसी दौरान सिल्वा उस पर हमला कर देता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। नोआ किसी तरह उससे बच निकलता है और दोनों के दरमियान एक चेस शुरू हो जाती है। सिल्वा काफी देर तक नोआ का पीछा करता रहता है। आखिरकार नोआ सिल्वा को जानबूझकर पाइप्स के करीब ले आता है। वहाँ सिल्वा अपने बड़े जिस्म की वजह से पाइप्स के दरमियान फंस जाता है और हिल भी नहीं पाता। पानी की सतह भी तेजी से बढ़ रही होती है। इस तरह सिल्वा पानी में डूबकर मर जाता है।